हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि टू वेक्टर्स या मोर देन टू वेक्टर्स को किस प्रकार ऐड किया जाता है। आपको ये तो पता ही है कि वेक्टर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसलिए वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा कि हम किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनको ऐड करते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर गया और कितना इसने डिस्टेंस कवर की, इसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की। और फिर वो पार्टिकल बी से, अभी पार्टिकल ए से बी की ओर गया, किधर, टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में गया। अब ये पार्टिकल बी से सी की ओर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है और डिस्टेंस कवर करता है 7 मीटर। 7 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, किधर, टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में। अब हम कहेंगे कि बताइए कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो डिस्टेंस तो आपको पता है 5 मीटर प्लस 7 मीटर, 12 मीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, उस पाथ की लेंथ होती है, जिस पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट गया या जितनी भी उसने पाथ लेंथ कवर की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस। तो अगर हम इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए पे है और फाइनल पोजीशन पॉइंट सी पे है, अगर हम पॉइंट ए को पॉइंट सी से मिला देते हैं, अब बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट है ए बी, वेक्टर ए बी एक प्रकार से वेक्टर ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सिमिलरली वेक्टर बी सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जब आप ए को सी से मिलाओगे तो ये भी एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। डिस्टेंस में डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है, बट अगर डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन मेंशन हो तो वो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसलिए ये एक डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए आपको क्या चाहिए कि पॉइंट ए इसका इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट सी पे जाके ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया। अब हमें पता करना है कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अब क्या होगी। तो अब डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या होगी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आप एक वेक्टर ड्रॉ करोगे और वो वेक्टर ऐसा ड्रॉ होगा कि इनिशियल पोजीशन पे जो वेक्टर आप ड्रॉ करने जा रहे हो उस वेक्टर का जो टेल है वो इनिशियल पोजीशन पे रहेगी और उस वेक्टर का हेड जो आपका लास्ट वाला वेक्टर है उस वेक्टर के हेड से मिलेगी जाके इस तरीके से। ये देखिए मिला देता हूँ मैं, ये आपका वेक्टर AC आया, ये वेक्टर AC आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हमने फाइंड किया, ये डिस्प्लेसमेंट हम, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का रूल लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का रूल लगाओगे तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC है। अब AC अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं तो AC का मैग्नीट्यूड यहाँ पे वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC परपेंडिकुलर है तो वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड का है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है तो वेक्टर AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर है तो वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, आप इसको सिंपली लिख सकते हो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर अगर आप फाइंड कर रहे हो तो ए बी कितना है, ए बी 5 है, 5 का स्क्वायर, बी सी 7 है, 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49,
दोनों को आपने अगर ऐड कर दिया तो AC स्क्वायर कितना आया, 9 और 5 14, 4 14 का 4, एक कैरी लेते हो 2 और 1 3, 3 में 4 ऐड किया तो कितने आए 7। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 74 और AC फाइंड करोगे तो √74 आएगा। AC √74 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, और मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ AC इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर होता है, और मॉड्यूलस में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो आपको ये पता है जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस √4 लेते हो आप, तो x इक्वल टू +2 या -2, इस तरीके से दो वैल्यूज लेते हो। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेनी है क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, और मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस होता है, और मॉड्यूलस में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो एक बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपने वेक्टर एडिशन की हेल्प से AC निकाल दिया, यानी डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, टू वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए या उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ विशेष लॉ का पालन करते हैं। सिंपली हम नंबर्स जैसे मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, वैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम नहीं कर सकते। तो आज हम ये सीखेंगे कि 2 या मोर देन 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो उनको ऐड करने के कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं। वो नियम, ये 4 नियम हैं। फर्स्ट है हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड में क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। ये 3 वेक्टर्स हैं और आपको इन 3 वेक्टर्स को ऐड करना है। और किस मेथड से आप ऐड कर रहे हो, हेड टेल मेथड से आप ऐड कर रहे हो इन 3 वेक्टर्स को। तो इन 3 वेक्टर्स को अगर आप हेड टेल मेथड से ऐड कर रहे हो तो आपको सबसे फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए A है, सेकंड वेक्टर B है और थर्ड वेक्टर C है। तो वेक्टर A आपका फर्स्ट वेक्टर है। सबसे पहले आप फर्स्ट वेक्टर को जैसे मर्जी वैसे आप लिख दीजिए। यह आपका फर्स्ट वेक्टर है, ड्रॉ कर दिया आपने। अब इस फर्स्ट वेक्टर के साथ जब आप सेकंड वेक्टर ऐड करोगे तो सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिली हुई होनी चाहिए। तो ये सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से स्टार्ट होगी। ये सेकंड वेक्टर की टेल है, यहाँ पे सेकंड वेक्टर का हेड आ गया, और ये सेकंड वेक्टर B है। अब आप इसके साथ वेक्टर C लगाते हो। तो मान लीजिए आपने वेक्टर C इधर, ये आपका वेक्टर C की डायरेक्शन है मान लीजिए। तो यहाँ पे आपने वेक्टर C लगाया, लेकिन वेक्टर C को लगाने का भी यही रूल है कि जैसे ही वेक्टर C को आप लगा रहे हो तो वेक्टर C से पहले वाला जो वेक्टर है उसका हेड और वेक्टर C यानी कि जो थर्ड वेक्टर है उसकी टेल दोनों मिली हुई होनी चाहिए। यानी थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से मिलाना है, और इस तरीके से आपका लास्ट वाला वेक्टर यानी वेक्टर C आ गया। अब नाउ यू वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब है वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C, इन तीनों का टोटल, इन तीनों का सम फाइंड करना है आपको। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, और आप इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हो तो आपको एक सिंपल सा मेथड करना है। क्या, आपको जो सबसे पहला वेक्टर था उस वेक्टर की जो टेल है उस टेल से एक वेक्टर ड्रॉ करना है, और जो वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हो, जो वेक्टर आप फर्स्ट वेक्टर की टेल से ड्रॉ कर रहे हो, उस वेक्टर का जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए। तो ये आप इस तरीके से एक वेक्टर ड्रॉ करते हो और इस वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल पे होगी और इस वेक्टर का जो हेड है लास्ट वेक्टर के हेड से मिलेगा। यानी देख लीजिए सिंपल तरीके से, हेड टेल मेथड में आप एक वेक्टर लेते हो एक ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में दूसरा वेक्टर, उसी ऑर्डर में तीसरा वेक्टर,
जितने भी वेक्टर हैं सेम ऑर्डर में लेते चले जाओ। जब आपके पास वेक्टर जो आपको ऐड करने हैं वो कंप्लीट हो जाए, फिर आप जब रिजल्टेंट निकालोगे तो अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट आपका आएगा, अपोजिट ऑर्डर में, क्योंकि वही ऑर्डर तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अपोजिट ऑर्डर यानी कि डायरेक्शन जो रिजल्टेंट वाला वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जितने भी वेक्टर्स आपने ऐड किए उनके ऑर्डर की डायरेक्शंस के अपोजिट होगी। तो ये आपका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट को हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो देयरफॉर वी कैन राइट रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इस तरीके से हम वेक्टर्स एडिशन करते हैं हेड टेल मेथड में। हेड टेल मेथड में एक और ले लेते हैं। मान लीजिए ये ईस्ट की ओर डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, यानी ये जो वेक्टर मैंने लिया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर। फिर नॉर्थ की ओर डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर। ये वेक्टर है आपका वेक्टर P, ये है वेक्टर Q। तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट वेक्टर के हेड पे जाके मिलेगा उस रिजल्टेंट का हेड। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर R आ गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर R आपका कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया गया है तो आप देख रहे हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का रूल लगता है। राइट एंगल, यहाँ पे एंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। एंड वी नो दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो इन दिस ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज वेक्टर आर। वेक्टर आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस, क्योंकि बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो वेक्टर आर इक्वल टू 9 प्लस 16। वेक्टर आर का स्क्वायर 9 प्लस 16। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25 और आर इक्वल टू अंडर रूट 25। इट मीन्स आर इक्वल टू 5 मीटर। तो रिजल्टेंट यहाँ पे 5 मीटर आ गया। अगर हम सिंपल नंबर्स को ऐड कर रहे होते तो 3 + 4 = 7 गेट करते, बट यहाँ पे वेक्टर एडिशन में हम 7 गेट नहीं करते। हमारा वेक्टर एडिशन में जब हम 3 मीटर और 3 मीटर किधर है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर है, डायरेक्शन इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है, नॉर्थ की ओर 4 मीटर है, ये ईस्ट की ओर 3 मीटर है। तो यहाँ पे जब हम इनको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को 3 मीटर को और 4 मीटर को जब ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट यानी कि जो सम है वो कितना निकल के आता है 5 मीटर निकल के आता है। इससे हमें पता चलता है कि वेक्टर एडिशन जो नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन है या नंबर्स के जो एडिशन होते हैं इंटीजर्स के या नंबर्स के, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है वेक्टर एडिशन। देखिए तो हेड टेल मेथड आपको समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स में, क्योंकि नाम से पता चल रहा है 2 वेक्टर्स, तो ट्राइंगल लॉ का जब हम यूज़ करते हैं तो हम 2 वेक्टर्स का ऐड कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स को समझते हैं। यहाँ पे बताया गया अ वेक्टर ए बी, ये वेक्टर ए बी है, ए से बी की ओर इसकी डायरेक्शन है। अ वेक्टर ए बी सिंपली मीन्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यानी वेक्टर ए बी अगर हम लेते हैं तो वेक्टर ए बी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर किसी न किसी ऑब्जेक्ट का। तो वेक्टर ए बी simply means the displacement from point A to point B. Now consider a situation where a boy moves from A to B. मान लीजिए एक बॉय है वो पॉइंट A से पॉइंट B की ओर मूव करता है।
नाउ कंसिडर अ सिचुएशन वेयर अ बॉय मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी। तो एक बॉय पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव करता है और फिर वो बी से सी की ओर जाता है और स्टॉप हो जाता है, वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो अब हमें बताना है कि बॉय का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बॉय का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर एक वेक्टर होगा। और वो वेक्टर कैसे बनेगा? वो वेक्टर जो आपका फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए बी, उस वेक्टर ए बी के टेल से वो वेक्टर स्टार्ट होगा और उस वेक्टर जो वेक्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो रिजल्टेंट बताएगा वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का, तो उस वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल पे होगी और उस वेक्टर का जो हेड है वो लास्ट वेक्टर यानी सेकंड वेक्टर के हेड से जाके मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें वेक्टर ए सी मिल गया। और ये वेक्टर ए सी क्या है? रिजल्टेंट है किसका? वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का। तो आप यहाँ पे ए सी को ऐसे भी लिख सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी को इंडिकेट करता है, इसको शो करता है। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है, जिसमें हम टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया? अ वेक्टर ए बी सिंपली मीन्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। नाउ कंसिडर अ सिचुएशन वेयर अ बॉय मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। द नेट डिस्प्लेसमेंट, ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट था बॉय का। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया है और बी से सी की ओर गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। बट जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो रेड कलर के वेक्टर से इंडिकेट किया गया। जो नेट डिस्प्लेसमेंट, आप नेट डिस्प्लेसमेंट वाला जो वेक्टर बनाओगे, वेक्टर ए सी जब बनाओगे, तो उस वेक्टर ए सी की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से और नेट डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर ए सी है उसका हेड लास्ट वेक्टर यानी सेकंड वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए। तो ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है ए सी। और ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट ए सी है एक्चुअली में ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी होगा। यानी ये वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के सम को इंडिकेट करेगा, सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग जब हम टू वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर नियम क्या है, उसका क्या लॉ है जिसके तहत हम टू वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो वो नियम है कि इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फुली, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फुली, तो यहाँ पे जो वर्ड आया फुली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो टू वेक्टर्स हम ले रहे हैं उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। यानी यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फुली दैट इज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। यानी जो दो वेक्टर्स हम ले रहे हैं वो फुली रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फुली बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर टू वेक्टर्स फुली रिप्रेजेंटेड हैं, ट्राइंगल की टू साइड्स के साथ उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि ट्राइंगल की टू साइड्स की हेल्प से टू ऐसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिनका मैग्नीट्यूड भी है और जिनकी डायरेक्शन भी है, तब आपको बोला गया है कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फुली बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, टेकन इन ऑर्डर, यानी एक वेक्टर आपने एक ऑर्डर में लिया तो उसी ऑर्डर में किसी दूसरे वेक्टर को लोगे तब आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर बनेगा। और वो ऑर्डर कैसा है? जैसे टेल से हेड पे आए आप, टेल इधर है हेड इधर, तो जब दूसरा वेक्टर होगा तो उसकी भी टेल इधर और हेड आगे ही होगा, इस तरीके से। तो ये एक ऑर्डर आ गया। तो टेकन इन ऑर्डर, टू वेक्टर्स जो फुली रिप्रेजेंटेड हैं और ट्राइंगल की टू साइड्स के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनको अगर हम एक ऑर्डर में लेते हैं देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, वो उन दोनों वेक्टर्स के
ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर में होगी वो थर्ड साइड रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगी उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है। इसी के तहत हम दो वेक्टर्स लेते हैं और इस ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है एक वेक्टर P और दूसरा है वेक्टर Q। तो हमने इन दोनों वेक्टर को, ये फर्स्ट वेक्टर है P, सेकंड वेक्टर है Q, हम इन दोनों वेक्टर को एक ऑर्डर में लेते हैं। हमने पहले वेक्टर P लिया, इसका ऑर्डर ये है, ऑर्डर का मतलब डायरेक्शन इसकी इस तरफ है, इधर टेल इधर डायरेक्शन। अब हम वेक्टर Q लेते हैं सेम ऑर्डर में। तो ये जो ऑर्डर आया इसके तहत जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर पे कोइंसाइड होगी, यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल मिलेगी और सेकंड वेक्टर का हेड ऊपर रहेगा। ये वेक्टर आपका Q है, सेकंड वेक्टर। तो टू वेक्टर्स को आपने एक ऑर्डर में लगा दिया, टू वेक्टर्स को एक ऑर्डर में लगा दिया आपने। अब जो रिजल्टेंट होगा आपका रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, वो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी और वो थर्ड साइड इसके सेम ऑर्डर में नहीं होगी, अपोजिट ऑर्डर में। क्योंकि सेम ऑर्डर तो ये होगा कि जैसे टेल सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आ रही है, तो वैसे ही अगर थर्ड साइड हम मिलाएं तो थर्ड साइड की जो टेल है सेकंड वेक्टर के हेड पे आनी चाहिए। तो ये तो सेम ऑर्डर हो गया, बट अपोजिट ऑर्डर क्या होगा कि जो थर्ड साइड है उसका हेड सेकंड वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए और उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिलेगी। तो यहाँ पे ये थर्ड साइड इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे और थर्ड साइड आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर P और वेक्टर Q का। और ये जो थर्ड साइड है, इस थर्ड साइड का ये एक्चुअली में वेक्टर है। इस वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल पे मिलेगी और इस वेक्टर का हेड है वो सेकंड वेक्टर के हेड पे मिलेगा। तो ये आपका वेक्टर R मान लीजिए। R यहाँ रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट वेक्टर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजल्टेंट R किसको शो करता है, किसका रिजल्टेंट है ये वेक्टर P और वेक्टर Q का रिजल्टेंट है। तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है जिसमें हम टू वेक्टर्स को ट्राइंगल लॉ के अंतर्गत ऐड करते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझते हैं एनालिटिकल मेथड के द्वारा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स की बात करेंगे। ये जो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स है, ये एक्चुअली में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्योंकि जो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स है, इसमें ट्राइंगल लॉ का ही यूज होता है। देखिए, इस पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, जितने मर्जी उतने वेक्टर्स को हम हेड टेल मेथड के द्वारा लगा के उनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास 4 वेक्टर्स है, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D। ये 4 वेक्टर्स हैं, इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर A, ये वेक्टर B आपने लगा दिया, यानी सेकंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आनी चाहिए। फिर आपने वेक्टर C लगा दिया, वेक्टर C में वेक्टर C नेक्स्ट वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर C की जो टेल है वो वेक्टर B के हेड पे होनी चाहिए। अब आप वेक्टर D लगा देते हो, वेक्टर D आपने लगाया, A B C D ये 4 वेक्टर हम ले रहे हैं। तो वेक्टर D जब आपने रिप्रेजेंट किया तो वेक्टर D की जो टेल है वो वेक्टर C के हेड पे होनी चाहिए। अब आप क्या करना चाहते हो, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C और वेक्टर D का रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हो।
तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट वेक्टर है उस फर्स्ट वेक्टर की टेल को जो लास्ट वेक्टर है वेक्टर डी उसके हेड से मिला दोगे। और मिलाने के लिए आप जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे या जिस वेक्टर को ड्रॉ करोगे उस वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल पे होनी चाहिए और उस वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर यानी वेक्टर डी के हेड पे होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया। ये जो आपने वेक्टर ड्रॉ किया ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी इसे हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ये किसको शो कर रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि इसमें भी ट्राइंगल लॉ लग रहा है। इसमें कैसे ट्राइंगल लॉ लग रहा है, देखिए ट्राइंगल लॉ में हम क्या करते हैं, टू साइड्स का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं स्टार्टिंग में, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो आप क्या करोगे, वेक्टर ए की टेल्स को वेक्टर बी के हेड से मिला दोगे इस तरीके से। ये आपका एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये R1 रिजल्टेंट आ गया, R1 रिजल्टेंट वेक्टर आ गया सपोज कीजिए। अब ये R1 रिजल्टेंट किसको शो करता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को शो कर रहा है। अब इसका आपने इन टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल लिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपके पास एक वेक्टर नया आ गया और ये दूसरा वेक्टर है, तो आप इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हो। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ये आपका फर्स्ट वेक्टर हो गया, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से आप क्या करोगे, एक वेक्टर ड्रॉ करोगे जिसका हेड लास्ट वेक्टर यानी वेक्टर सी के हेड से मिलेगा इस तरीके से। तो ये आपका R2 रिजल्टेंट हो गया। ये जो R2 रिजल्टेंट वेक्टर है ये किस वेक्टर के रिजल्टेंट को शो कर रहा है, किस, तो ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C के रिजल्टेंट को बता रहा है। ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C के इक्वल है। अब देखिए ये आपका कौन सा वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर हो गया इस ट्राइंगल में। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर, इस फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है उसे क्या करोगे आप, ये सेकंड वेक्टर के हेड से मिला दोगे। और जब आप मिलाओगे तो जो वेक्टर आपका रिजल्टेंट बन रहा है उसका भी हेड सेकंड वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए। तो ये रेड वाला इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, और क्योंकि ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है तो ये वेक्टर आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी को रिप्रेजेंट करेगा। इससे हम लास्ट में रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, वो रिजल्टेंट सभी वेक्टर्स का सम होगा, सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। तो ये मेथड था पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। ये भी एक्चुअली क्या है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म है ट्राइंगल लॉ की। अब हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को एनालिटिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। एनालिटिकल मेथड में हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, कैसे इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि एंगल यहाँ पे राइट एंगल नहीं है, हर ट्राइंगल में राइट एंगल एंगल हो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम पाइथागोरस लगा के रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए अब मान लीजिए एनालिटिकल मेथड में हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल है आपका, ये एक वेक्टर, ये वेक्टर है वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर है आपका वेक्टर बी, ये वेक्टर बी हो गया। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे, जो सेकंड वेक्टर वेक्टर बी है उससे ज्वाइन कर दोगे और सेकंड वेक्टर का हेड रिजल्टेंट के हेड पे होगा और रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल पे होगी। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब आप क्या करते हो, एनालिटिकल मेथड के लिए आप क्या करते हो, वेक्टर ए जो है इसको थोड़ा प्रोड्यूस करते हो
और इस ट्राइंगल को हम नेम देते हैं पी क्यू एस। तो एस से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट टी पे। पॉइंट टी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसको चलो मैं निकाल देता हूँ फालतू, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये राइट एंगल बन गया, ये राइट एंगल बन गया। अब सपोज कीजिए वेक्टर, जो फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए, और रिजल्टेंट हमारा जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ एक एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, ये एंगल आपका बना रहा है अल्फा। ये अल्फा एंगल अगर बनाता है तो ये अल्फा एंगल बनाता है, और यहाँ पे जो Q है यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ पे एक दूसरा एंगल बन रहा है थीटा। तो इस तरीके से ये जो अल्फा एंगल है ये बताता है कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कितनी है। तो डायरेक्शन अगर हमें पता करनी है तो हमें अल्फा पता होना चाहिए, तो डायरेक्शन भी निकालेंगे, लेकिन पहले हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है वो फाइंड करेंगे। तो ये एनालिटिकल मेथड से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर। तो इसमें आप टॉपिक डाल सकते हो, हेडिंग मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखिए ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लॉ को तो आप जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसके ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ये हाइपोटेन्यूज है आपकी, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है। परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है एक्यूट एंगल थीटा पे। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी के जो दो एंगल हुए वो दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, वो ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो उन एक्यूट एंगल में से अगर आप किसी भी एक एंगल को लेते हो, सपोज कीजिए इस एंगल को आपने थीटा माना, तो इस थीटा के जो थीटा के एडजेसेंट साइड है ये साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, ये आपकी बेस कहलाएगी, बेस। और साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ये एंगल थीटा इसके ठीक सामने वाली साइड, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का पता आप कैसे लगाओगे, जहां भी, जैसे ये एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे अगर थीटा है तो इसके ठीक सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई, और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा ये बेस हो गई। राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। इस तरीके से आप पता लगाते हो कि क्या बेस है क्या परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है थीटा पे कि आपने थीटा कहाँ लिया है। अगर आप थीटा यहाँ ना लेके यहाँ लेते हो तो थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा ये बेस बन जाएगा। तो ये लॉ है, ये मतलब एक रूल है जिसके तहत हम परपेंडिकुलर और बेस का पता लगाते हैं। तो देखिए इस ट्राइंगल में ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, छोटा सा नन्हा सा दिख रहा है आपको, कौन सा, QST। इस QST राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एंगल आपका थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा की अपोजिट साइड ST ये परपेंडिकुलर हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, और थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी, एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड है ये QT, ये QT आपकी क्या हो गई, बेस हो गई। तो बेस और परपेंडिकुलर कैसे पता लगाते हैं, बेस कॉस थीटा बेस को रिप्रेजेंट करता है और साइन थीटा परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है।
तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये बात तो आप जानते हो, ये बात आप जानते हो। तो डस्टर यस तो हम देखते हैं कि QT कितना बनेगा, यानी हमारा बेस कितना होगा, और परपेंडिकुलर ST क्या होगा। तो देखिए इस ट्राइंगल में आप अगर कॉस थीटा लगाते हो तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस थीटा क्यों लगा रहे हो, ताकि आप QT का पता लगा सको। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है QT, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के ठीक सामने वाली साइड। राइट एंगल ट्राइंगल ये राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, QS राइट एंगल के सामने वाली साइड है। तो ये QT बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, QT अपॉन QS, ये cos थीटा आ गया। अब cos थीटा इज इक्वल टू QT है, QT, और QS कितना है, QS लेंथ वेक्टर QS क्या है, वेक्टर QS का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम सिंपली QS लिख सकते हैं। अब वेक्टर QS का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, बिकॉज वेक्टर QS वेक्टर B है, तो वेक्टर B को हम सिंपली B लिख सकते हैं। तो QS की जगह पे क्या आ जाएगा, B। अब QT मतलब कॉस थीटा का बेस कुछ नहीं है, बेस का मतलब डिनोमिनेटर, यहाँ पे कॉस थीटा का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो QT इज इक्वल टू क्या मिलेगा, B cos थीटा, QT इज इक्वल टू B cos थीटा। तो ये जो आपका बेस आया, ये बेस कितना बन गया, ये बेस आपका बन गया B cos थीटा, थोड़ा छोटा लिखा है शायद दिख रहा होगा आपको, B cos थीटा। अब आप परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो, तो परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की हेल्प से आप परपेंडिकुलर निकालोगे। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है, यहाँ पे है ST, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी QS हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा इक्वल टू ST अपॉन QS को आप B लिख सकते हो। तो ST इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ST इक्वल टू B साइन थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। इसको आपने क्या लिख दिया, B साइन थीटा। इस तरीके से देखिए, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, यहाँ पे अगर थीटा है, ये आपका थीटा है, और आपको ये साइड है मान लो कौन सी, P है या B है या H है, मान लो ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब आपको बेस बताना है, बेस बताना है तो बेस के साथ कॉस आएगा, और परपेंडिकुलर बताना है तो परपेंडिकुलर के साथ साइन आएगा। तो बेस बताना है तो इस बेस को जब आप बताओगे तो हाइपोटेन्यूज लोगे, H cos थीटा आ जाएगा, और इसके साथ साइन लेना है, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज H साइन थीटा। ऐसे हाइपोटेन्यूज का यूज़ करके आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज़ करके आप बेस को बता दोगे। बस बेस पे कॉस थीटा रहेगा और परपेंडिकुलर में साइन थीटा रहेगा। तो बेस हो जाएगा H cos थीटा और परपेंडिकुलर हो जाएगा H साइन थीटा। इस तरीके से अगर आप याद कर लेते हो, ज़्यादा लफड़ा नहीं पालना आपको, तो इस तरीके से आप माइंड में याद रखो तो तुरंत आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज था B था, तो हमने B साइन थीटा लिख दिया, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे B है तो हमने B cos थीटा लिख दिया बेस को। ठीक है, देखिए इसको रफ करता हूँ, फिर आगे करते हैं, समझते हैं। अब आ जाइए, देखिए ये चीज़ हमने निकाल ली। अब हम
पूरे हमें क्या करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम पूरे ट्राइंगल को लेते हैं। किस ट्राइंगल की आप बात करेंगे, ट्राइंगल PST की बात करते हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल PST। ये PST ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे T पे राइट एंगल है और राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड ये जो रिजल्टेंट है ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज है तो पाइथागोरस तो लगेगा इसमें। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस का रूल लगता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं PS का स्क्वायर इक्वल टू PT का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, ST का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज, अब जो PS है वो तो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट R है, R स्क्वायर, और PT को आप क्या लिख सकते हो, PT आपका PQ प्लस QT है, तो आप PT को लिख सकते हो PQ प्लस QT का होल स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर। अब देखिए रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है, ये P से लेके Q तक, PQ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A है तो यहाँ पे A आ गया, प्लस QT कितना है, QT है B cos थीटा, तो यहाँ आप लिख दोगे B cos थीटा। अब इसका होल स्क्वायर, पूरी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ST कितना है, ST है B sin थीटा, तो ST की जगह आपने लिखा B sin थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर रहे हो आप, आगे सॉल्व कर रहे हो तो R स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो आपका जो B है वो B है B cos थीटा, यानी B cos थीटा B की तरह एक्ट कर रहा है, और A आपका A है तो A स्क्वायर आ जाएगा। B स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, B cos थीटा का स्क्वायर प्लस A का A, और B की जगह आ जाएगा B cos थीटा। इस तरीके से इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B cos थीटा का स्क्वायर, तो जब B cos थीटा का स्क्वायर होगा तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो 2A और B आपका B cos थीटा है तो यहाँ आ गया B cos थीटा, प्लस B sin स्क्वायर, B sin थीटा का स्क्वायर है, B sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको आप लिखोगे B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इम्प्लाइज R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर तो है, A स्क्वायर लिख लो, प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को साथ में लिखो ताकि B स्क्वायर कॉमन ले सकें हम, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा, इसको लिख दिया। अब देखिए रिजल्टेंट का स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो अंदर आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। अब आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा B स्क्वायर से तो B स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये पूरा B स्क्वायर बन जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB
कॉस थीटा। इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी। तो होल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इससे आप क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। यानी यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है टू वेक्टर जो आपको गिवन है, उन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड, उन दोनों वेक्टर्स से जो रिजल्टेंट मिला उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, एंगल की। मैग्नीट्यूड का जो एंगल है, एंगल मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन कितनी होगी। तो रिजल्टेंट हमारा आर है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। डायरेक्शन, ये अल्फा एंगल जो बन रहा है ये किसके साथ, वेक्टर ए के साथ बन रहा है। वेक्टर ए तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हम पूरा ट्राइंगल जब ले रहे हैं तो पूरा ट्राइंगल एक्चुअली में क्या है, ये पूरी साइड है पी से लेके टी तक। पी टी ये बेस है और ये जो रिजल्टेंट है इसका हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन दो साइड्स पे डिपेंड करती है, किस पे, बेस पे और परपेंडिकुलर पे। क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि बेस से इसकी स्टार्टिंग हुई है और परपेंडिकुलर पे इसकी एंडिंग हुई है, और परपेंडिकुलर पे एंडिंग हुई है तो इसी कारण से ये इतना झुका हुआ है। इसी परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन बन रही है और बेस के अकॉर्डिंग। तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज करके ही आप क्या करोगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालोगे। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको टेन थीटा का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर और बेस ही इसकी डायरेक्शन को बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग आप डाल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है टेन, यहाँ पे अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट इंप्लाइज टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन बेस। बेस कितना है, बेस है आपका पीटी। पीटी बेस है, पीटी बेस है। तो पीटी जो बेस है वो पीटी किससे मिलके बना, देखिए टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन पीटी। पीटी को आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू प्लस क्यू टी। तो ये आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू टी। तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन पी क्यू। पी क्यू वेक्टर ए है तो यहाँ पे ए आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और क्यू टी बी कॉस थीटा है तो ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरीके से ये जो टेन अल्फा है, ये टेन अल्फा रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। आप ये भी लिख सकते हो कि अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन इतना सिंपल, इतना भी निकाल दोगे तब भी चल जाएगा, वो भी आपका आंसर सही होगा। तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये डायरेक्शन बताता है रिजल्टेंट वेक्टर की। तो ये यहाँ पे हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का एनालिटिकल मेथड सीखा है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसी वीडियो में आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड भी
एक्सप्लेन करूं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊं, लेकिन मजबूरी है, फ़ोन की इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरी, इसलिए ये वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन ऑफ टू फैक्टर्स हैं उसको काफ़ी डिटेल्ड में, एकदम इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हर एक बच्चे को, चाहे उसको कितनी भी हार्ड लगती हो फिजिक्स, अच्छी तरीके से हर बात समझ में आ जाए। तो आज यहीं पे इतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि बताया मैंने आपको फ़ोन की इतनी कैपेसिटी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।